welcome my friends, buddies and viewers to our rewind version 2.0 of chemistry class 12। काफ़ी दिन से हम केमिस्ट्री कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को एंड कर दिया है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स काफ़ी छोटा था, इसलिए इसी वजह से पिछले ही एपिसोड में वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब एपिसोड नंबर 16 से हम अगले चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टार्ट करने वाले हैं। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम से अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो कोऑर्डिनेशन यानी कि जो तालमेल के साथ जो कंपाउंड्स बनाते हैं, यानी कि एक अगर हमारे पास बड़ा वाला एटम है तो उसके साथ इसकी तालमेल कैसी है, और अगर उसके साथ वो कंपाउंड बना रहा है तो उनको हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि उसके साथ कैसा मेल जोल उनका है। दोनों जो हमारे पास मेटल के साथ अगर कोई एलिमेंट जो है वो आकर जुड़ रहा है, सो ये हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में, और जब उनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो वो वाटर स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कभी भी अपनी कंप्लीटली जो आइडेंटिटी है उसको लूज़ नहीं करते अगर वो सॉल्यूशन में मिलते हैं तो जो प्रॉपर्टीज़ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वो डिफरेंट है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो अगर एक मेटल एटम है और अगर वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाता है तो वो प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट आएगा। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो या मेटल आयन सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन्स और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अगर मान लें कि कोबाल्ट की एग्जांपल लें तो कोबाल्ट एक हमारे पास अगर सेंट्रल एटम है और उसके साथ हमारा Cl3 एंड NH3 होल थ्राइस ये जुड़ा हुआ है, तो जो CO की जो +3 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसी के अपोजिट -3 NH3 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, अमोनिया की ऑक्सीडेशन स्टेट, और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट, वो दोनों मिलाकर +3 के इक्वल होनी चाहिए, तभी ये एटम स्टेबल है, नहीं तो ये आयन बन जाएगा, इसकी कोई ना कोई ऑक्सीडेशन स्टेट रह जाएगी, ज़ीरो नहीं होगी। तो ये डिफरेंस है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कि इन टोटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं, जो कि अगर बनाए जाएं तो वो दो या उससे ज़्यादा सिंपल स्टेबल कंपाउंड्स को मिलाकर बनाए जाते हैं, जो कि रिटेन करेंगे अपनी आइडेंटिटी सॉलिड में, और अगर इसको हम किसी चीज़ में डिसॉल्व करते हैं तो उसमें भी। सेंट्रल एटम पहले ही बताया, सेंट्रल एटम के अराउंड जो होंगे वो एलिमेंट्स होंगे ओपोजिटली चार्ज आयन या न्यूट्रल भी हो सकते हैं, मोर देन इट्स नॉर्मल वैलेंसी से बढ़कर ही होंगे। These are formed from apparently saturated molecule capable of independent existence। सो हमारे पास जो ये मॉलिक्यूल्स बनेंगे इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकती है। अगर एग्जांपल लें एक्वस एमोनिया की, अगर वो ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ निकल क्लोराइड में ऐड किया जाता है तो NiCl कलर चेंज होगा पर्पल के साथ। जो Ni2 पॉजिटिव आयंस है वो ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाएंगे सॉल्यूशन से, और जो सॉल्यूशन है वो अगर इवेपोरेट करें तो हमें पर्पल कलर के क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे, जिसका फार्मूला अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा NiNH3 होल थ्राइस NH3 होल 6, और आउटसाइड द क्लोज ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट में था और आउटसाइड द क्लोज ब्रैकेट Cl2 आएगा। ये हमारे कंपाउंड्स हैं वो कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हम बोल सकते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की वो कम्प्लीटली डिफरेंट है Ni2+ के आयन से या फिर अमोनिया के आयन से, क्योंकि NiCl + NH3 इन दोनों की अलग अलग अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, बट अगर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं तो वो प्रॉपर्टीज़ अलग ही तरीके से शो होंगी। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है अगर उसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये अपनी कोई एविडेंस नहीं छोड़ेगा कि Ni2+ आयंस है या फिर अमोनिया का कोई मॉलिक्यूल है, ये आयनाइज हो जाएगा और नया जो हमें स्पीशीज़ देगा NiNH3 होल 6 और 2+। अगर ये आयन है तो इसको कॉम्प्लेक्स आयन बोल देंगे। जो ये स्टेज है यहाँ पर
ये स्टेज है। यहाँ पर हमें नोट करने वाली बात है कि स्पीशीज़ जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो है वो आयनाइज नहीं होगी, उनकी जो सिंगल एंटिटी है वो उसमें रिमेन रहेंगी। और जो ये कंपाउंड्स है इसको हम कॉम्प्लेक्स एंटिटी कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स एंटिटी कह सकते हैं। एंटिटी अभी आगे हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी में डिस्कस करेंगे। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट में क्या फ़र्क है? जबकि दोनों ही डबल सॉल्ट हैं, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है कोऑर्डिनेशन से ही बनते हैं। दो या उससे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड्स को मिलाने में उनकी जो स्टिक्योमेट्रिक रेशियो है। बट जो डबल सॉल्ट है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से डिफर होते हैं। जो डबल सॉल्ट है उसमें हम एडिशन करते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स जो कि बनते हैं टू एपरेंट सैचुरेटेड कंपाउंड्स। वो आइडेंटिटी अपनी लूज़ कर देते हैं अगर उसको हम वाटर में मिलाते हैं, जैसे कि मोहर सॉल्ट है, पोटाश अलम है, या फिर कार्नेलाइट है। मोर सॉल्ट को अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो प्रॉपर्टीज़ शो करता है Fe2+, NH4+ एंड SO4 नेगेटिव। Thus, double salt are stable in solid state but break down in constitute when dissolved in water. तो डबल सॉल्ट हैं वो सॉलिड स्टेट में तो बढ़िया हैं, बट अगर उनको सॉलिड को हम किसी सॉल्यूशन में डिजोल्व करते हैं तो वो अलग अलग अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं। जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी रिटेन करते हैं सॉलिड स्टेट में भी और डिजॉल्व स्टेट में भी। एग्जांपल अगर लें तो कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स और आयंस। एग्जांपल लेते हैं हम NiNH3 ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में था और Cl2 आउटसाइड द क्लोज ब्रैकेट था। ये प्रॉपर्टीज़ जो है NiCl और अमोनिया कि नहीं शो करता। ये कॉम्प्लेक्स आयन, इसी के साथ अगर कॉम्प्लेक्स आयन है FeCN6 रेज टू द पावर 4 नेगेटिव, रेज टू द पावर नहीं कहेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी 4 नेगेटिव, जो कि डिसोशिएट नहीं होगा Fe2+ या Cn- आयन में। ठीक है, ये डिसोशिएट नहीं होगा अगर ये वाटर में ऐड होते हैं तो। जबकि डबल सॉल्ट जो है वो डिसोशिएट हो जाएंगे जितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में वो टूट टूट के बने हुए थे। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये कॉम्प्लेक्स आयन एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो एक सेंट्रल एटम या आयन बाउंड्स टू अ फिक्स नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस और न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल। तो जो हमारा पूरा मॉलिक्यूल है और जो उसका सेंट्रल एटम है वो एक ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीजन स्टेट नहीं कहेंगे, फिक्स नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स होने ही होने चाहिए, तभी वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो COCl3 NH3 होल थ्राइस एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है जहाँ पर कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, +3 आयन है। सराउंड उसके हैं क्या 3 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं जो 3 नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं और एक क्लोराइड आयन है जो कि एक नेगेटिव चार्ज है। तो अदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो NiCO होल 4 CO4, NiNH3 होल 4 होल 6 +2 and again FeCN होल 6 4 नेगेटिव। तो जो सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल आयन है and the molecules of iron bonded to it are enclosed in a square bracket and collectively called coordination sphere। जो सारी हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो चीज़ें लिखी हुई हैं जैसे कि COCl3 NH3 होल थ्राइस, NH3 3 बार है, तो ये पूरा क्लोज ब्रैकेट में है, हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो इन्हीं को हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब बात करते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स एज वेल एज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ये 3 हमारे पास आते हैं, लेकिन उससे पहले हम सेंट्रल एटम और आयन और लिगेंड्स की बात करेंगे। तो अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स आयन है, अगर हम उसको लिखें, एक कॉम्प्लेक्स आयन है Ni, निकल से हम स्टार्ट करेंगे NiNH3 होल 6, ये हमारा क्लोज ब्रैकेट में है,
और उसके ऊपर पावर है 2+। तो यहाँ पर जो हमारे पास सेंट्रल एटम है हमारे पास, वो है Ni। सेंट्रल एटम है Ni। और जो हमारे पास लिगेंड है, क्योंकि Ni हमारे पास पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट है और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ताकि ये पेयरिंग कर सके किसी भी कंपाउंड के साथ, अपना कोऑर्डिनेशन करके ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सके। तो NH3 अमोनिया जो है वो कंपाउंड तो है, बट ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कंपैरिजन एक कॉम्बिनेशन से बना है। Ni के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हैं और जो NH3 है उसके पास एक लोन पेयर है। लोन पेयर वो Ni को डोनेट करेगा और डोनेट करने के बाद इसके साथ पेयरिंग कर ये अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेगा। तो यहाँ पर सेंट्रल आयन जो है वो Ni है, और जो हमारे पास Ni2+, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो बाहर लिखी है वो सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट होने वाली है। NH3 के पास एक लोन पेयर था, जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग कर Ni के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेते हैं। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम और आयन इन दस कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर कॉल्ड लिगेंड्स। तो ये लिगेंड्स हो गए। लिगेंड्स अब 3 टाइप में आगे फर्दर क्लासीफाई किए जाते हैं, यूनिडेंटाइट और मोनोडेंटाइट। यूनिडेंटाइट यानी कि जो NH3 है उसके पास क्या 2 लोन पेयर हैं, तो ये जो जुड़ेगा वो NH के जो 2 लोन पेयर हैं वो एक ही जगह से जुड़ सकते हैं, यानी कि जो ये एक है ये ऐसे ही जुड़ सकता है, और कोई इसके पास रास्ता नहीं है जुड़ने का, और कोई रास्ता नहीं, सेंट्रल एटम के पास और कोई रास्ता नहीं है ऐसे जुड़ने का। NH3 H2O Cl नेगेटिव Cn माइनस OH माइनस O2 नेगेटिव O सिंगल O मोनो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव NO2 नेगेटिव और CO ये मोनोडेंटेट मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर आते हैं आगे डाइडेंटेट पर, तो डाइडेंटेट भी नियर अबाउट सिमिलर ही होता है, बट अगर हम डाइडेंटेट ले रहे हैं तो हम 1,2 डायमीन इथाइल इथिलीन या इथेन 1,2 डायमीन ले सकते हैं। तो उसमें CH2NH2 और अगेन एक मॉलिक्यूल हमारा CH2NH2 का ही होता है। CH2NH2 2 मॉलिक्यूल्स हैं CH2NH2। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास नाइट्रोजन है उसके पास यहाँ भी लोन पेयर है, और अगर हम ऊपर की बात करें तो ऊपर भी लोन पेयर है, यहाँ 2 लोन पेयर है। तो सेंट्रल एटम से जुड़ने का जो इसका फॉर्मूला है, सेंट्रल एटम से अगर ये जुड़ता है तो इसके पास 2 जगह हैं। अगर सेंट्रल एटम मान लो CO है, तो CO के पास 2 जगह हैं, या तो वो इससे जुड़ेगा यहाँ पे या फिर वो इससे जुड़ेगा। तो यहाँ पर 2 रास्ते हो गए, तो 2 रास्ते यानी कि डाइडेंटेट 2 रास्ते हो गए इसके पास जुड़ने के, ठीक है। ऑक्जेलेट आयन भी अगर जुड़े, ऑक्जेलेट आयन इज एब्रीवेटिव OX एंड इथेन 1,2 डायमीन EN। तो EN ये EN से भी रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, जैसे कि ऑक्जेलेट आयन को हम OX से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही इथेन आयन को हम EN से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसके बाद अब तीसरा टाइप है हमारे पास पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। पॉलीडेंटेट लिगेंड में हमारे पास 2 से भी ज़्यादा जगह होती हैं। जैसे कि अगर हम एक और मॉलिक्यूल जोड़ दें यहाँ पर, तो ये 2 से भी ज़्यादा जगह होती है एक सेंट्रल एटम के एक लिगेंड के साथ जुड़ने की। लिगेंड के साथ जुड़ने के 2 से ज़्यादा हुए तो पॉलीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। और जो हमारे पास डाइडेंटेट लिगेंड है उसके 2 कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स हैं जो कि सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड को सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल अगर लें तो इथाइलिन डाइएमाइन और ऑक्जेलेटो आयन, ये 2 हमारे सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड हैं, ठीक है। अब बात चल रही थी वहां पर कि कैटनिक कॉम्प्लेक्स, अनायनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्या होगा। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स और
अनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होगा। अब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में हमारे पास जो चीज़ें आती हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में हमारे पास जो चीज़ें आती हैं वो कहती हैं कि जो CO, ये हमारा इन स्क्वायर ब्रैकेट्स है, CO, इसे 6 लग रहा है, CONH3 होल 6 है, इसकी एक OS स्टेट भी है, CO की +3 पर ये वैलिड होता है। अब यहाँ पर जो प्लस लग रहा है 3+ लग रहा है, 3+ लगने की वजह से यहाँ पर कैटाइनिक यानी कि पॉजिटिव इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये पॉजिटिव यानी कि कैटाइनिक कंपाउंड ये बन जाता है, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स से बन जाता है। इसका एक दूसरा फॉर्म भी है, अगर इधर हम आते हैं, इधर हम आते हैं तो हमारे पास एक अगर बाहर लगा है के, या कोई भी एलिमेंट लगा है, के लगा है या Cl लगा है, कुछ भी लगा है, के लगा है या फिर Pt भी लग सकता है, के लगा है, Pt लगा है, तो ये भी हमारा एक कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है। अगर यहाँ पर ऑन द सेम जगह Ag CN2 नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव लगा है, नेगेटिव लगा है तो यहाँ पर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो AgCN2 माइनस, माइनस इसलिए -1 जो है सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ऑक्सीजन स्टेट को हम लगाएंगे ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो ये हमारे पास हो गए। और न्यूट्रल कंपाउंड में, न्यूट्रल का अगर हम मान लें तो न्यूट्रल में हमारे पास कुछ नहीं लगा होगा, अगर सिमिलर फॉर्म में देखें तो न्यूट्रल में कुछ नहीं लगा होगा, जैसे कि अभी हमने किया CO Cl3 और NH3 होल थ्राइस, तो ये हमारा न्यूट्रल कंपाउंड हो गया, न्यूट्रल कंपाउंड हो गया, क्योंकि इस पर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं लगा हुआ, जो हमारा न्यूट्रल कंपाउंड हो जाता है। अब इसी पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं, क्योंकि एक लिगेंड ऐड कर दिया, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐड कर दिया, तो उसकी नेमिंग IUPAC नेमिंग आती है, ज़रूर आती ज़रूर है। तो अगर इसी कंपाउंड को हम ले लें तो इसका नाम क्या बनने वाला है, इसका नाम क्या बनने वाला है। तो अगर हम इस कंपाउंड को ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, अगर इसके बाद PT भी लगा है तो मान लीजिए यहाँ पर PT लगा है, तो इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बन सकता है, अच्छी तरीके से याद भी हो सकता है, बट इसका एक ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर अगर हम नाम लिख रहे हैं तो पहले इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि नाम अगर हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, अगले एपिसोड में इसको हम पूरी अच्छी तरह से कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला है पोटेशियम, तो पोटेशियम हम लिखेंगे पहला, पोटेशियम नहीं, नॉट पोटेशियम, इट्स प्लैटिनम, पोटेशियम नहीं प्लैटिनम, इट्स प्लैटिनम, CO तो ये प्लैटिनम था हमारा, प्लैटिनम था ये हमारा। तो पहले अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, प्लैटिनम, क्योंकि ये बाहर है तो प्लैटिनम पहले आएगा, प्लैटिनम। अब इसके ग्रुप में सबसे पहले आएंगे, Cl ग्रुप है, NH3 ग्रुप है, दो ग्रुप लगे हैं, सेंट्रल एटम को पहले हम नहीं कंसिडर करेंगे, प्लैटिनम हो गया। अब यहाँ पर अमाइन ग्रुप और क्लोराइड ग्रुप, अमाइन ग्रुप NO3 ग्रुप को कहते हैं और क्लोराइड ग्रुप Cl ग्रुप को कहते हैं। सो अमाइन ग्रुप A और ClC, तो A अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखेंगे तो Al पहले आ रहा है, A पहले आ रहा है, तो A अगर पहले आ रहा है तो हम लिखने वाले हैं, इसको पहले इरेज करेंगे फिर लिखेंगे अगला वाला, ठीक है।
तो लिखेंगे हम प्लैटिनम ट्राइएमाइन प्लैटिनम ट्राइएमाइन, और क्या है हमारे पास लगा है Cl। अब Cl क्योंकि एक बाहर हमारा प्लैटिनम लगा हुआ है, कैटाइन लगा हुआ है, तो कैटाइन के लिए अगर हम लिखेंगे क्लोराइड ग्रुप तो ट्राई क्लोराइडो हम लिखेंगे। तो यहाँ पर ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, ट्राई क्लोराइडो, और लास्ट में कोबाल्ट। और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, तो हम रोमन न्यूमेरिकल्स में +3 लिख देंगे। तो ये हमारी प्लैटिनम ट्राइअमाइन ट्राइक्लोराइडो हम नहीं लिखना चाहेंगे, नहीं लिख सकते हैं। ट्राइक्लोराइडो भी नहीं लिखना चाहे तो मत लिखिए, बट ट्राइक्लोराइडो हो सकता है। तो चेक कर सकते हैं हम इसका, अगर यहाँ पर हमारे पास सब दे रखे हैं हमारे पास, तो हमने जो एग्जाम्पल में किया दैट इज PtCOCl3NH3, तो ये हमारा एग्जाम्पल में दे रखा है, एग्जाम्पल में हमें दे रखा है, तो हम उसे चेक कर सकते हैं कि हमारा सही है या नहीं। सो दैट्स इट, यहाँ हमारा सही है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे अगले वीडियो में, और होपफुली इस वीक तक नहीं तो अगले वीक तक हम डेफिनेटली ख़त्म कर देंगे इस चैप्टर को। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, आई होप you all will understand the topics covered in this video, and definitely this video will be helpful to you. So thank you so much and bye bye.